बच्चों, 12 के जो इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं, आप लोग अगला वीडियो देखे होंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में भी देखे होंगे। क्वेश्चन आंसर पहला चैप्टर का चला गया था, तो हम समझते हैं कि उसका नोट्स आप लोग बना लिए होंगे। अब उसको हम समझा देते हैं क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से, पूरे चैप्टर को ही। पहले तो मैं समझा चुका हूँ पूरा कहानी डिटेल, लेकिन क्वेश्चन आंसर को समझा देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इस परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अर्थात एडम स्मिथ जिन्होंने परिभाषा दिया इस अर्थशास्त्र का, उस परिभाषा का आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब हुआ कि गुण और दोष लिखते हुए निष्कर्ष दें। तो बच्चों, इसकी कहानी में डिटेल बताया था कि कैसे कैसे अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। तो सबसे सर्वप्रथम 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ नामक विद्वान ने अर्थशास्त्र पर किताब लिखे, जिनका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पूरे किताब का नाम है, लेकिन शॉर्ट में लोग इसको वेल्थ ऑफ नेशन नाम से जानते हैं इस किताब को। और इसी किताब में सबसे पहले उन्होंने अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का परिभाषा दिया कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और इस परिभाषा के समर्थक विद्वान लोग जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि प्रोफेसर जेबी से, प्रोफेसर जेएस मिल, प्रोफेसर रिकार्डो, इस प्रकार से इसके जो है विद्वान लोग हैं जो समर्थक हैं। इस परिभाषा का गुण दोष इस प्रकार से, सबसे पहले गुण देखिए। इस परिभाषा का गुण यह है कि धन के प्रति जागरूक, यानी कि इस परिभाषा के आने के बाद लोग जो पहले धन के प्रति उतना जागरूक नहीं थे, पैसा कमाना है, उसको बचाना है, उसको बैंक में रखना है, उसको फिर किसी से और आगे बढ़ाना है, इसके प्रति जागरूक नहीं थे। लेकिन इस परिभाषा के आने के बाद लोग जो है धन को बचाने लगे, धन को कमाने लगे और धन को आगे भी बढ़ाने लगे। दूसरा है कि धन का उत्पादन। इस परिभाषा के पूर्व लोग धन को और भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते थे। जैसे मान के चलेगा 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये में संतुष्ट हो गए, चलो ठीक है। लेकिन इस परिभाषा के बाद अब 10 रुपये जब आ गए तो 20 रुपये सोचने के, 10 को 20 कैसे करेंगे, 20 अगर आ गया तो 40 सोचने लगे। और इस सोचने के क्रम में क्या हो गया कि लोग कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। पहले लोग किसान का ही काम करते थे, यानी कि जो रोजगार का जो साधन था वो सीमित था। अब जो है कि उसका दायरा बढ़ गया, क्योंकि उसको धन उत्पादन करना है। तो ये इसलिए यह परिभाषा रोजगार को भी बढ़ाया और धन को भी का भी उत्पादन किया। ये था आपका गुण। दोष देखिए, इस परिभाषा का दोष ये है कि धन सर्वोपरि, यानी कि धन को ये सबसे श्रेष्ठ मान दिया कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही साधन है, पैसा ही साध्य है। साधन और साध्य का मतलब समझिए। साधन का मतलब है कि जिस तरीके से आपको उसको प्राप्त करते हैं, और साध्य का मतलब मंजिल। जैसे कि मान के चले कि आपको तिलैया जाना है, कोडरमा जाना है, तो कोडरमा तिलैया जो भी है वो आपका साध्य हो गया, मंजिल हो गया। और जिस चीज़ से आप जा रहे हैं, जैसे बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वो आपका साधन हो गया। तो यह परिभाषा मानता है कि धन जो है वो साधन भी है और धन ही साध्य भी है। अर्थात इसने क्या किया कि धन को मनुष्य से ऊपर कर दिया, जबकि मनुष्य जो है ऊपर है और धन नीचे है। क्योंकि पैसा जो है उसको मनुष्य ने बनाया है, पैसे ने मनुष्य को नहीं बनाया है। लेकिन यह परिभाषा उल्टा कर दिया, ये इसका दोष है। लेकिन निष्कर्ष में हम लोग पाते हैं कि मानते हैं कि इसमें कुछ दोष है, मानते हैं इस परिभाषा में कुछ दोष है, लेकिन यह परिभाषा सबसे पहली परिभाषा है अर्थशास्त्र की। इसलिए आने वाले जो विद्वान थे अर्थशास्त्र के, उन्होंने अपनी परिभाषा सुधार कर व्यक्त करने में इस परिभाषा से सहायता ली। अगर मान के चलिए यही परिभाषा नहीं रहता तो दूसरे विद्वान लोग कैसे इस परिभाषा को काट के अपना सही परिभाषा देते। इसीलिए
कि आने वाले विद्वानों को अपनी परिभाषा देने के लिए, अपने परिभाषा शास्त्र के लिए देने के लिए वो यह परिभाषा को हेल्प किया। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, आप फोटोकॉपी जो हुआ तो थोड़ा सा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन होगा आपका अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, इस परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो बच्चों गौर कीजिएगा कि ये जो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इस परिभाषा ने मनुष्य को नीचे और पैसा को ऊपर कर दिया। तो नए विद्वान आए जिसका नाम था प्रोफेसर मार्शल। तो प्रोफेसर मार्शल जो थे, उन्होंने क्या परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र साधनों का विज्ञान, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मीन, अर्थात अर्थशास्त्र जन कल्याण का विज्ञान है। तो ये पर उनका भी आलोचना तो व्याख्या आता है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बाद जो विद्वान आए जिनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन्स, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ चॉइसेस। तो ये जो परिभाषा था, यह परिभाषा आज के युग में भी सटीक बैठता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे पास आवश्यकताएं अनंत हैं। हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल हो गया तो चाहते हैं कि एक और मोबाइल हो जाता है, वो भी हो गया तो चाहते हैं कि एक और हो जाता है। हम हमारे पास अगर एक घर है आपका हजारीबाग में, चाहते हैं कि वो रांची में भी हो जाता है। यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, और उसको पूर्ति करने के लिए, उसको आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो साधन है वो सीमित है। तो ऐसी स्थिति में हमको चयन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, महत्वपूर्ण कौन है। जो महत्वपूर्ण है वही यूज करेंगे। तो इसीलिए आज के ज़माने में ये परिभाषा सटीक बैठता है। आज के ज़माने में ये परिभाषा व्यवहारिक है, और यह परिभाषा को देने वाले जो विद्वान हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रॉबिन, जो 1932 में इन्होंने जो है किताब लिखे, जिस किताब का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, अर्थात अर्थशास्त्र विज्ञान के महत्व स्वभाव पर निबंध। ये किताब का नाम है। उसी किताब में उन्होंने यह परिभाषा दिया था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो यह परिभाषा को दुर्लभता का परिभाषा भी कहा जाता है। दुर्लभता का परिभाषा क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो साधन है वो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब जल्दी से प्राप्त नहीं होने वाला, बहुत ही कम। इसलिए इसे दुर्लभता का परिभाषा भी कहा जाता है। तो ध्यान देखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन है? तो उसमें टिक लगाने का आएगा। तो दुर्लभता का परिभाषा ध्यान रखिएगा। तो ये जो परिभाषा है इसका भी गुण दोष है। तो सबसे पहले गुण पर आइए। तो पहला गुण यही है कि इस परिभाषा ने अनंत आवश्यकता और सीमित साधन के बीच तालमेल करना सिखाया। इस परिभाषा ने क्या किया कि जो मनुष्य की जो अनंत आवश्यकता है और जो सीमित साधन है, सीमित पैसा है, उसको क्या करना सिखा दिया, उस पर तालमेल करना सिखाया। इस परिभाषा ने तालमेल करना क्या सिखाया कि जो अति आवश्यक है उसको लिया जाए, जो अति आवश्यक नहीं उसको छोड़ दिया जाए। अब जैसे उदाहरण देते हैं आपको कि मान के चलिए कि आपके पास 20 रुपया है, 20 रुपया है ये, और आपको
भूख लगा हुआ है, 2 दिन से आप खाना नहीं खाए हैं, बल्कि 3 दिन से नहीं खाना खाए, 20 रुपया प्लेट जो है कि आपको भोजन मिल रहा है। और 5 दिन से स्नान नहीं किए, बॉडी बहुत गमक रहा है, 20 रुपया में साबुन मिल रहा है। और एक बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है जिसका टिकट 20 रुपया है, और इतना बढ़िया फिल्म है कि बहुत भीड़ चल रही है, और चला जाएगा तो फिर आएगा नहीं, वो भी उसका टिकट भी 20 रुपया है। और एक सिलेबस का किताब आया हुआ है, उसी से सब क्वेश्चन पूछता है, वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वह समझिए गेस्ट पेपर है, उसका भी रेट 20 रुपया है। वो भी अगर बिक जाएगा तो फिर परीक्षा हम नहीं दे पाएंगे, बढ़िया दिक्कत हो जाएगा, किससे लेंगे, फिर कोई नहीं देगा वो, उसका भी रेट 20 रुपया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अति आवश्यक का चुनाव करना है कि इसी 20 रुपया ही है, अब इसमें पहले हम भोजन करें कि साबुन खरीदें कि फिल्म देखें कि किताब खरीदें। तो हम समझते हैं बच्चों कि अति आवश्यक भोजन करना है, क्योंकि भोजन कर लीजिएगा तो एक दिन बिन नहलो रह जाइएगा, और फिल्म चला जाएगा तो आते जाते रहता है। और अगर किताब बिक गया तो भाई दोस्त उसको लिया होगा तो उसका भी आप लेकर के काम चला सकते हैं, लेकिन बिना भोजन के कैसे होगा। तो इसीलिए यह जो परिभाषा है वो क्या किया, अनंत आवश्यकता और सीमित साधन के बीच तालमेल करना सिखाया। दूसरी जो उसका गुण है, आर्थिक समस्या का निराकरण। आर्थिक समस्या के निराकरण का मतलब क्या हुआ बच्चों, अब यहां पर सबसे पहले यह समझना है कि आर्थिक समस्या क्या है। निराकरण का मतलब होता है दूर करना, लेकिन समझना है आर्थिक समस्या क्या है। तो गौर कीजिएगा, आर्थिक समस्या अक्सर लोग सोचते हैं पैसा की कमी, आर्थिक समस्या मतलब पैसा कमी हो गया, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं बोलता है। एग्जाम में भी आएगा कि आर्थिक समस्या क्या है, और ऑब्जेक्टिव आएगा, इस टाइप का आ सकता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आर्थिक समस्या चयन की समस्या यानी कि चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। हमारे पास जो अनंत आवश्यकताएं हैं और जो सीमित साधन है, इसके बीच हम जो अति आवश्यक का जो चुनाव करते हैं, यही आर्थिक समस्या है। हमारे बीच जो अनंत आवश्यकता है, हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए पैसा हमारे पास कम है, तो हमको क्या करना पड़ता है, अति आवश्यक का चुनाव करना पड़ता है। तो ये जो अति आवश्यक का हम चुनाव कर रहे हैं वही आर्थिक समस्या है। तो एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि चुनाव की समस्या है, ऑप्शन रहेगा राजनीतिक समस्या, नेताओं की समस्या, देश की समस्या, आर्थिक समस्या, तो ठीक लगेगा आर्थिक समस्या। तो बच्चों आप लोग आर्थिक समस्या समझ गए होंगे। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आर्थिक समस्या सभी लोगों को, चाहे वह 2 रुपया कमा रहा हो या करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, सबको आर्थिक समस्या है। क्यों? क्योंकि सबको चुनाव की समस्या है, चुनाव करने की समस्या सबको है। अब जैसे मान के चलिए कि कोई अगर 100 रुपया कमा रहा है, तो अगर किसी होटल में ठहरने जाता है रात को गुजारने, तो उसको बोलेगा कि देखिए भाई साहब, ये जो कमरा है उसी हिसाब से 20 के अनुसार ही हो जाएगा, चुनना उसी टाइप का होटल में जाएगा वो। तो वहाँ बोलेगा कि देखिए भाई साहब, ये कमरा का रेट जो है कि 5 रुपया है, 10 है, जो 15 है, 20 है, किस में रहिएगा सो बोलिए। तो अपना पॉकेट के अनुसार चुनाव करेगा कि हमको 5 में रहें कि 10 में रहें। 20 में तो रहेगा नहीं, क्योंकि 20 में रहेगा तो पॉकेट खाली हो जाएगा। लेकिन जो करोड़पति तो 5 स्टार होटल में जाएगा ठहरने के लिए, तो उसको भी वहाँ चुनाव करना पड़ेगा। उसको भी वहाँ पर बोलेगा कि देखिए भाई साहब, एक कमरा का रेट जो है 20 लाख है,
ये 50 लाख का है, 80 लाख का है, 1 करोड़ का है, तो उस हिसाब से वो चुनाव करेगा। यानी कि चुनाव जितना भी सामाजिक प्राणी हैं, जो लोग यहाँ पर जी रहे हैं, खा रहे हैं, सभी सामाजिक प्राणियों को चुनाव की समस्या है, यानी कि आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या 2 लोगों को नहीं है, एक जो घर बार छोड़ के तपस्या करने चले गए हैं ओम नमः शिवाय कैलाश पर्वत पर, वो लोग को नहीं है, और एक दूसरा जो पागल वगल है उधर आप देखते होंगे घूमते फिरता होगा, उन लोग को नहीं है। लेकिन बाकी जो सामाजिक जीवन गुजार रहे हैं, जो अपना घर परिवार चला रहे हैं, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो या फिर गरीब हो, सबको आर्थिक समस्या है। तो यहाँ पर यह जो आपका परिभाषा है, उस परिभाषा का जो गुण है, उसमें गुण है क्या कि आर्थिक समस्या का निराकरण। दूसरा गुण कि आर्थिक समस्या को कैसे हटाया इस परिभाषा ने। तो कैसे हटाया भाई? तो इसे से हटाया कि अति आवश्यक का चुनाव करना सिखाया, कि हमको अति आवश्यक का क्या चुनाव करना है। आप किसी भी पढ़े लिखे जो परिवार है ना, जो चुनाव की समस्या को समझता है, जो आर्थिक समस्या को समझता है, उसको देखिए कि उस परिवार में कम आमदनी है लेकिन फिर भी अच्छा से दिखा रहे हैं, लोग रह रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक समस्या, चुनाव की समस्या को नहीं समझता है, उसके घर में देखिए कि लाखों करोड़ पर आमदनी आ रही है, पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी हालात लोगों का वही बना हुआ है, पुराना गरीबी हालात वाला। तो इसीलिए बच्चों, इकोनॉमिक्स आज के ज़माने में हर एक लोगों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वह किसी पेशे से हो, विद्यार्थी हो या प्रोफेशनल हो या किसी भी पेशे से। इकोनॉमिक्स अगर वो नहीं पढ़ता, नहीं समझता है, तो पैसे का जो है कि सही तरीके से बचाव और मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इस परिभाषा का दोष क्या है, सो देखिए बच्चों। इस परिभाषा का दोष है कि विस्तृत विषय वस्तु, अर्थात इस परिभाषा ने क्या किया कि विषय वस्तु को विस्तृत बना दिया, बड़ा बना दिया। कैसे बड़ा बना दिया? क्योंकि हमको सिर्फ चुनाव जो है वह पैसे के माध्यम से ही नहीं करना पड़ता है, बल्कि अन्य क्षेत्र में भी चुनाव करना पड़ता है। जबकि होना चाहिए कि हम पैसे के माध्यम से चुनाव करें, तब ना इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में आएगा वो। लेकिन अन्य जो क्षेत्र है उसमें भी चुनाव करना पड़ता है। अभी जैसे कि आप लोग मैट्रिक दे करके आते हैं हजारीबाग, तो चुनाव करना पड़ता है, या मैट्रिक जो बच्चे दे लेते हैं इंटर में आते हैं, चुनाव करना पड़ता है कि कौन सा विषय लें, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स बायोलॉजी। उसके बाद फिर चुनाव करना पड़ता है कि कहाँ कौन टीचर के पास पढ़ें। आप इंटर कर लिए, उसके बाद चुनाव करना पड़ता है कि ग्रेजुएशन में हम फैकल्टी चेंज करके जनरल कंपटीशन में उतरे, या उसी फैकल्टी में जनरल कंपटीशन में रहें, या फिर MBA करें, BCA करें, क्या करें, ये चुनाव करना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान के भक्त बनने के लिए भी चुनाव करना पड़ता है कि हम किस भगवान का भक्त बने, राम जी का बने या बजरंगबली का बने, शिव जी का बने, भगवान कृष्ण का बने। यानी कि चुनाव समझिए कि आपको हर एक क्षेत्र में करना पड़ता है। तो हर एक क्षेत्र में जो चुनाव करना पड़ता है उसको भी इकोनॉमिक्स में शामिल कर दिया गया, जो कि गलत है। यही इसका दोष है। लेकिन निष्कर्ष में लिखते हैं कि मानते हैं कि इस परिभाषा में कुछ दोष है, लेकिन फिर भी यह परिभाषा अन्य परिभाषाओं की अपेक्षा ज़्यादा व्यवहारिक है, क्योंकि आज के ज़माने में यह परिभाषा सटीक बैठता है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन बच्चों। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या क्या है और उससे उत्पन्न होने के कारणों का वर्णन करें। तो आर्थिक समस्या समझ गए होंगे आप लोग। आर्थिक समस्या पर डिटेल हम समझाए हैं कि आर्थिक समस्या क्या है, और इसके उत्पन्न होने के कारणों का वर्णन करें। कैसे उत्पन्न होता है, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो देखिए,
आर्थिक समस्या क्या है समझिए आप लोग। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, लेकिन उसको पूर्ति करने के साधन सीमित होते हैं। ऐसी अवस्था में अति आवश्यक का चुनाव करना ही चुनाव के इसी समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, उसको पूर्ति करने के साधन सीमित हैं। ऐसी स्थिति में अति आवश्यक का चुनाव करना पड़ता है और चुनाव करने की इसी समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। समझ गए बच्चों। अब ये उत्पन्न किन कारणों से होता है वो समझिए। पहला कारण है असीमित आवश्यकता। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। बहुत चाहते हैं हम चाहते हैं कि यहाँ भी एक घर बने, वहाँ भी एक घर बने, ये मोबाइल हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सारा कुछ हम चाहते हैं। लेकिन पैसा कितना है? पैसा सीमित है। तो अति आवश्यक हमारे लिए अभी क्या है, वो चुनाव करना पड़ता है। यानी कि असीमित आवश्यकता की वजह से चुनाव करना पड़ता है। तो यानी कि वो कारण बन गया एक ठो, आर्थिक समस्या का कारण एक ठो बन गया। दूसरा कारण क्या है? सीमित साधन। अगर मान के चले कि हमारे आवश्यकता अनंत है और साधन भी अनंत रहते, साधन सीमित नहीं रहते, तो चुनाव करना पड़ता नहीं, चुनाव करना पड़ता। जो है ठीक है, खरीदते जाओ, बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि आर्थिक हमारी जो स्थिति होती है, यानी कि साधन जो सीमित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आवश्यकता अनंत होने के बावजूद और साधन सीमित होने के कारण हमें चुनाव करना पड़ता है। चुनाव करना पड़ता है तो आर्थिक समस्या का कारण बन गया क्या? सीमित साधन। और तीसरा है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब बच्चों समझ लीजिएगा। वैकल्पिक मतलब होता है अल्टरनेटिव, और उसके अन्य प्रयोग। अब एक और जहां हमारा अनंत आवश्यकता है, फिर दूसरी ओर सीमित साधन भी है, लेकिन जो सीमित साधन है उस साधनों का भी अन्य प्रयोग है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आवश्यकता तो अनंत है और साधन आपका सीमित है, पैसा सीमित है। अब उसी पैसा में घर की गृहस्थी चलाना है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, पूजा पाठ का भी जो है कि खर्चा करना है, कपड़ा लत्ता देखना है, दवा हुआ जो है कि इलाज में खर्चा करना है। यानी कि सारे पैसे जो हैं उस पैसे से सारा अन्य भी प्रयोग है। तो ऐसी हालात में क्या करना पड़ता है कि हमको चुनाव करना पड़ता है कि अभी हम बच्चे का इलाज करावें कि हम जो कपड़ा खरीदें। तो इसलिए ये तीन कारण बनते हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के। कौन कौन कारण बनते हैं बच्चों? असीमित आवश्यकता पहला, दूसरा सीमित साधन, और तीसरा है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। आप लोग इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है जब कभी वीडियो जाए तो आपको सूचना मिले। और जहाँ कहीं दिक्कत हो, उस दिक्कत को आप जो है कि रिनोट करके हमको व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमको सूचित कीजिएगा, हम समस्या का हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, केंद्रीय समस्या क्या है, इसके कितने प्रकार में व्याख्या करें। केंद्रीय समस्या, इसको आप समझ लीजिए। केंद्रीय समस्या आपको अभी आर्थिक समस्या सुनाए, तो व्यक्तिगत स्तर पर, एक व्यक्ति के स्तर पर अगर चुनाव की समस्या है तो आर्थिक समस्या है। लेकिन यही समस्या अगर राज्य स्तर पर, देश स्तर पर है तो केंद्रीय समस्या है। समझ गए बच्चों? क्योंकि एक राज्य को भी और एक देश को भी चुनाव करना पड़ता है। अब जैसे कि मान के चलिए कि चीन उधर जो है कि भारत को परेशान कर रहा बॉर्डर पर, तो अभी सरकार के पास समस्या ये है कि खेती पर जो हम पैसा खर्चा कर रहे थे, जो बजट हम खेती में दे रहे थे, अब उसमें से कटौती करके हम राफेल मंगावें, तो बनावें और बॉर्डर पर तैनात करें। लेकिन अगर बॉर्डर पर शांति वाला मामला है तो कुछ उधर
और अच्छा पर जो है बजट, अच्छा बजट उसको कम करके इधर चावल दाल खेती कृषि उत्पादन में जो है कि पर बढ़ावा, यानी कि हमेशा चुनाव करना पड़ता है कि अभी हमको क्या करना है। अगर साधन असीमित होता, साधन में कोई कमी नहीं होती, तो हम राफेल भी मंगाते, बॉर्डर पर भी खर्चा करते खूब, इधर कृषि उत्पादन में भी खूब खर्चा करते। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी देश, चाहे वो विकसित देश अमेरिका का ही नहीं है, सबके पास साधन सीमित होते हैं और इसीलिए जो है उसको चुनाव करना पड़ता है। और जो देश स्तर पर जो चुनाव करना पड़ता है पैसों को लेकर के, साधन को लेकर के, उसे केंद्रीय समस्या कहते हैं। केंद्रीय समस्या के 3 प्रकार हैं। पहला है उत्पादन कितनी मात्रा में की जाए, नंबर 1। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो गौर कीजिए, पहला उत्पादन कितनी मात्रा में की जाए, पहले इस बात पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था, गौर कीजिएगा, अर्थव्यवस्था क्या चीज है, सो समझ लीजिए। अर्थ मतलब पैसा, व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, मतलब वह व्यवस्था जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप होते हो। आर्थिक क्रिया क्या है वो भी आप समझिए। आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, 3 प्रकार का क्रिया होता है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिससे हम पैसा अर्जित करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो भले आप पैसा आप नहीं दे रहे हैं अभी क्योंकि लॉकडाउन है, तो लेकिन जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो पैसा हम अर्जित करते थे। आप लोग पढ़ रहे हैं तो पैसा कमाना है, नौकरी प्राप्त करना है, यानी कि जो कार्य से पैसा अर्जित हो वो आर्थिक क्रिया है। और गैर आर्थिक क्रिया क्या है? गैर आर्थिक क्रिया वह आर्थिक क्रिया है जो पैसा तो अर्जित हो रहा है लेकिन गलत तरीके से, अर्थात समाज जिस तरीके से मान्यता ना देता हो उस तरीके से पैसा अर्जित करना, पैसा कमाना गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे कि चोर, एक शिक्षक पूरे दिन भर चिल्लाता है तो उसको 100-200 बच्चा लोग देते हैं, नहीं भी देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन एक चोर जो है एक रात घर में घुसता है तो करोड़ लेके निकल जाता है, वो भी पैसा कमा रहा है और करोड़ कमा रहा है। लेकिन क्या समाज में उसकी इज्जत है, उसकी मान्यता है? समाज के लोग किसी चोर के घर में घुसने से अरे चोरा बोलो, ऐसा बोलते कि चोर टाइप का आदमी है, उसको साइड रहो, उससे दूर रहो। लेकिन शिक्षक अगर किसी के घर जाते हैं तो न सिर्फ बच्चे के द्वारा सम्मान मिलता है बल्कि उसके गार्जियन के द्वारा सम्मान मिलता है। तो जिस सम्मानित तरीके से पैसा जो अर्जित किया जाता है वो आर्थिक क्रिया मानता है। लेकिन जो सम्मानित तरीके से पैसा अर्जित नहीं किया जाता है, जो सम्मानित तरीका नहीं है और उससे पैसा अर्जित किया जा रहा है, वो गैर आर्थिक क्रिया हुआ। अब अनार्थिक क्रिया क्या है? अनार्थिक क्रिया है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। अब जैसे कि आपको यूट्यूब पर हम क्लास दे रहे हैं, इसमें काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा कोई बच्चा थोड़ा दे रहा है, ये अनार्थिक क्रिया होगा। अब जैसे माँ है, अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे का कपड़ा धो देती है, उसका जूता पॉलिश कर देती है, तो काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा उसको नहीं मिल रहा है। अब जैसे आप मंदिर जाते हैं पूजा करने, पूजा पाठ करते हैं तो लेकिन पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये सब अनार्थिक क्रिया हुआ। तो यहाँ पर जो पहला 3 प्रकार है केंद्रीय समस्या का, उसमें पहला प्रकार है कि उत्पादन कितनी मात्रा में की जाए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था समझ गए बच्चों, वह अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक क्रियाकलाप हो, वह व्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप हो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में यह पहली समस्या होती है कि उत्पादन कितनी मात्रा में की जाए जिससे कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त हो। अब मान के चलिए कि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर दिए और डिमांड मार्केट में है ये नहीं है तो लॉस हो जाएगा। अब मान के चलिए कि कम मात्रा में उत्पादन कर दिए और डिमांड ज़्यादा है तो भी लॉस हो जाएगा क्योंकि तुरंत आप बना नहीं पाइएगा।
तो इसीलिए पहली समस्या यह होती है कि उत्पादन कितनी मात्रा में की जाए ताकि कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा हो, अधिक से अधिक लोगों के हैंड में मेरा वो चीज़ पहुँच जाए। दूसरी समस्या होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए का मतलब हो गया कि किस तकनीक से किया जाए। तकनीक दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रमगत और दूसरी होती है पूंजीगत। श्रमगत यानी कि लेबर टर्म और पूंजीगत यानी कैपिटल टर्म। लेबर मजदूर से काम करवाना ये श्रमगत तकनीक है और मशीन से काम करवाना वो पूंजीगत तकनीक है। तो विदेशों में जो विकसित देश कहलाते हैं वहाँ पर पूंजीगत तकनीक चलता है और जो गरीब देश है वहाँ श्रमगत तकनीक चलता है। और भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उसमें दोनों चलता है। तो ये जो आपका अमीर देश लोग हैं वहाँ पर पूंजीगत तकनीक लागू करना वहाँ की मजबूरी भी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि वहाँ लेबर मजदूर नहीं मिलता है। वहाँ झाड़ू पोछा लगाने वाला भी जो है सब मशीनें से उठाता है और सुरबुट में रहता है, मतलब मशीन से ही सब कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लेता है, मशीन से ही ट्रक में लगवाता है, मशीन से ही जो है कि फिर डंप करता है जाके बाहर, यानी सब मशीन से। और आपका गरीब देशों में वहाँ पर श्रमगत तकनीक लागू करना वहाँ की भी मजबूरी है, क्योंकि सब मशीन से वहाँ कर दिया जाएगा तो सब लोग जो है कि बेरोजगार हो जाएंगे। और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो खाली दिमाग शैतान का कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे, एमसीसी बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, देश को परेशान करेंगे, है कि नहीं। डिस्कवरी चैनल में मैं एक बार देख रहा था कि आलू का चिप बनाना था, तो पूंजीगत तकनीक और श्रमगत तकनीक में कैसे कैसे बनाया जाता है वो दिखा रहा था। तो पूंजीगत तकनीक में क्या दिखाया कि आलू का चिप बनाने के लिए एक भी आदमी वहाँ पर काम नहीं कर रहा था, सब मशीन काम कर रहा था। मशीन भी काट रहा था, मशीन ही इसको जो है उबाल रहा था, मशीन ही मसाला बना रहा था, मशीन ही जो है उसको पैक भी कर रहा है, मशीन भी जो है कि ट्रक में लाद दे रहा है। हाँ, 3 आदमी काम कर रहे थे। एक ट्रक से आलू ला रहा था, एक ट्रक से चिप बना हुआ चिप को जो है ट्रक में ले जा रहा था, और तीसरा फैक्ट्री के अंदर में था कंप्यूटर पर जो सारा कुछ को मॉनिटर कर रहा था। ये हुआ पूंजीगत। श्रमगत में दिखाया कैसे कि 12-15 लेडीज बैठी हुई है, तो एक आलू काट रही है तो आलू काट के उसको दे रही है, तो उसको जो है कि धो रही है तो उसको फिर उसको मसाला फेंक रही है तो उसको जो उसको दे रही है, उसको पैक कर रही है। इस प्रकार से जो है काम चल रहा है। तो ये हुआ श्रमगत। तो पहली दूसरी किसी भी अर्थव्यवस्था में दूसरी समस्या यह रहती है कि कौन सी तकनीक अपनाई जाए, पूंजीगत तकनीक या श्रमगत तकनीक। पूंजीगत तकनीक अगर अपनाते हैं तो उससे बना जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट भाग जाता है, कीमत ज़्यादा हो जाती है, लोग ले नहीं पाते हैं। श्रमगत तकनीक जो है उसका कॉस्ट कम रहता है, कीमत कम रहती है, लेकिन क्वालिटी थोड़ा सा लो रहता है। क्वालिटी लो रहता है तो लोग लेते हैं, गरीब गुरबा के लोग लेते हैं, लेकिन अमीर तबका के लोग नहीं लेते हैं। और पूंजीगत तकनीक में क्या है कि क्वालिटी अच्छी रहती है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा रहता है। तो ये एक समस्या होता है किसी भी उत्पादक के लिए या किसी भी देश या राज्य के लिए कि हम कौन सा तकनीक लागू करें कि जो हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हम कर सकें और अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचा सकें। तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसके लिए का मतलब कि कौन सा वर्ग ग्रुप हो जो मेरा उत्पादन का यह जो वस्तु बने वो हमको उस ग्रुप तक पहुंच जाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले हॉर्लिक्स जो था वो आम लोग ने सब लोग कोई उठाया अपना दुकान से लाया, सब लोग पी रहे हैं, घर के सारे लोग पी रहे हैं। तो हॉर्लिक्स का मोनोपोली था मार्केट में कि हाँ हॉर्लिक्स ही मैंने किसको कुछ लाना है तो हॉर्लिक्स लाना है।
लेकिन धीरे धीरे मार्केट में और भी प्रोडक्ट आ गए, जैसे कि कॉम्प्लान आ गया, बॉर्नविटा आ गया, बूस्ट आ गया, ये सब आ गया। तो हॉर्लिक्स देखा कि अब तो मेरा मार्केट थोड़ा डाउन हो रहा है, तो उसने क्या किया, टारगेट सेट किया कि एक ऐसा हॉर्लिक्स निकाला बच्चों के लिए, चिल्ड्रन हॉर्लिक्स, बच्चा ग्रुप को पकड़ लिया। फिर निकाला वोमेन हॉर्लिक्स, लेडीज ग्रुप को पकड़ लिया। फिर निकाला यंग एज हॉर्लिक्स, युवक को पकड़ लिया। और फिर ओल्ड एज हॉर्लिक्स निकाला, उससे बूढ़ा लोग को पकड़ लिया। इस तरह से हॉर्लिक्स का बाजार बरकरार रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी उत्पादक को सबसे तीसरी समस्या ये होती है कि हम उत्पादन किसके लिए करें। जैसे कि अब एक और उदाहरण देते हैं, टाटा को जब नैनो कार लानी थी तो उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट था मध्यम वर्गीय लोग, जो लोग अपने घर में 2 बाइक रख सकते हैं, वो एक कार खरीद सकते हैं। पहले बाइक पर लोग देखते थे, बाइक पर देखिएगा कि मम्मी बैठी है, 2 बच्चे भी हैं, उधर कटहल भी टांग लिए हैं, उधर जो है कि और भी सामान को टांग लिए हैं, झोला भी टांग लिए हैं, उधर जो है और कुछ ले लिए हैं, सब लोग जिसे जा रहे हैं बाइके पर। तो इन सारे नज़ारों को देखते हुए टाटा ने सोचा कि अगर हम एक ऐसा कार बनावें जो मध्यम वर्गीय लोग अफोर्ड कर सकें, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख या 1.5 लाख में ऑन रोड कार मिलेगी। हालांकि कार सक्सेस नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन उसका ये टारगेट था कि ऐसे वर्ग लोगों को हम टारगेट करके पैसा हम ले लें। पहले देखिए कि शैम्पू, दूसरा उदाहरण, शैम्पू आता था डब्बा में, 200, 250, 300 लगता था, तो कोई अमीर लोग ही उसको यूज कर पाते थे। लेकिन कंपनी देखी कि हम गरीब लोगों से भी पैसा कैसे ले लें शैम्पू से, तो उन्होंने क्या किया कि पॉच बना दिया। अब पॉच बना दिया कि 2 रुपये का पॉच बना दिया। अब वो पॉच बन जाने से क्या हुआ कि अगर पॉच बना करके उसको जो सेल करके मार्केट में भेजने में उसको 1 रुपया कॉस्ट आ रहा है और ग्राहक उसको 2 रुपया में खरीद रहा है, तो 1 रुपया भी अगर पॉकेट में जा रहा है कंपनी के, तो अगर 1 लाख लोग उसको खरीद रहे हैं तो 1 लाख रुपया उसके पास आ गया। हमारे तो 1 रुपया है, 2 रुपया है, लेकिन उसके लिए वो लाखों हो गया। तो इस प्रकार से तीसरा प्रकार होता है। लेकिन देखिए अंतिम लाइन में लिखा हुआ है कि ऊपर के तीनों समस्याओं का हल मूल्य निर्धारण में है, यानी कि कीमत फिक्स कर दीजिएगा तो तीनों समस्या का हल हो जाता है। तो हम लोग पहला समस्या लीजिए कि उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। अगर रेट फिक्स कर देते हैं हम लोग कि हाँ इतना रेट में ये चीज़ मिलेगा, तो अब हमको कितना बनाना है वो हमारे माइंड सेट में आ जाता है कि इतना इस रेट में है तो इतना बनाएंगे तो इतना हम ग्राहक पकड़ा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि उत्पादन कैसे किया जाए। तो अगर हम रेट तय कर लें कि फिक्स हम इतना रेट में इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, जैसे कि टाटा नैनो का फिक्स किया कि 1.5 लाख में हम एक कार बनाएंगे, टाटा जो है कि कार बनाएंगे 1.5 लाख में, तो अब उसमें कौन सा तकनीक लागू करें। अगर श्रमगत करते हैं तो रेट और नीचे हो जाएगा, पूंजीगत करते हैं तो रेट भाग जाएगा। तो इसीलिए जितना रेट हम तय किए हैं उसी में श्रमगत पूंजीगत मिला करके उतने रेट तक हम फिक्स रखेंगे, तो इसे एक समस्या हो जाता है। तीसरी समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन जब किसके लिए किया जाए तो एक हम टारगेट पकड़ते हैं कि हाँ युवा ग्रुप, बूढ़ा ग्रुप या मध्यम परिवार ग्रुप, तो रेट फिक्स कर लेते हैं कि हाँ इतना रेट में मध्यम वर्ग के लोग ये चीज़ को ले लेंगे। तो इस प्रकार से समस्या जो है तीनों हल हो जाता है रेट फिक्स से। तो हम देखते हैं कि समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल कि अवसर लागत क्या है और सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तालिका रेखा से चित्र सहित इसे वर्णन करें। तो बच्चों सबसे पहले अवसर लागत समझिए। अवसर लागत क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों गौर कीजिएगा, हम औसत लागत नहीं बोल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट नहीं बोल रहे हैं, अवसर लागत बोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हैं। पहला चैप्टर से एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पहला चैप्टर से एग्जाम में नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन अगर पूछता है
यही क्वेश्चन पूछता है अवसर लागत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला चैप्टर से। तो ये आप समझ लीजिए कि अवसर लागत क्या है। अवसर लागत वह लागत है जो किसी एक वस्तु के उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन के लागत को काट के लगाया जाता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आपको हम 20 रुपया दे दिए कि जाओ तुम फिल्म देखो। 20 रुपये पॉकेट लेकर के आप चले गए फिल्म देखने। तो थोड़ा सा भूख भी लग गया था आपको, तो भूख लग गया तो सोचे कि आप 20 रुपया तो है ही है, तो ऐसा करेंगे कि 10 रुपये में फिल्म देख लेंगे, 10 रुपये खाना खा लेते हैं। तो 10 रुपया का जो आप खाना खाए हैं, जो लागत खाना खाने में लगाए हैं, वो आपका अवसर लागत होगा। यानी कि एक वस्तु के उत्पादन करने में दूसरे वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो लागत लगता है, उस लागत को कटौती करके जो अगला वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उस लागत को अवसर लागत कहते हैं। इस अवसर लागत के जो अवधारणा था कि सबसे पहले जो विद्वान इन्होंने इस अवधारणा को दिए हैं, उनका नाम है प्रोफेसर डी.एल. ग्रीन। क्या नाम है? डी.एल. ग्रीन। सभी बच्चों ध्यान दिएगा, डी.एल. ग्रीन। ये जो है इसका विद्वान थे जिन्होंने अवसर लागत को लागू किए, अवसर लागत को निकाले। और अवसर लागत को और भी कई नाम से जानते हैं, एग्जाम में पूछता है, तो इसको सुन लीजिए, यहाँ देख लीजिए, लिखा हो गया, आप अपने नोट्स में भी देखिएगा, लिखा हुआ वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत, हस्तांतरित लागत, हस्तांतरित आय, ये सब नामों से उसको जानते हैं। तो आप समझ गए सब बच्चों कि अवसर लागत किसे कहते हैं। अवसर लागत वह लागत है जो एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन लागत को छोड़ा जाता है। समझ गए। अब आइए सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत क्या है वो भी आप समझ लीजिए। एक वस्तु के लागत में, एक वस्तु के उत्पादन के लागत में दूसरे वस्तु के लागत को जिस रेशियो से हम काटते हैं, जिस अनुपात में हम काट के इसमें लगाते हैं, उस रेशियो को, उस अनुपात को जो है सीमांत अवसर लागत कहते हैं। बात समझे। अब आप जैसे देख सकते हैं नोट्स में देखिएगा, या फिर तो बच्चों देखिए, आप अपना नोट्स में देख रहे होंगे कि चावल का उत्पादन, जैसे कि चावल का उत्पादन हम करते हैं, तो चावल का उत्पादन जो है मान के चले कि करोड़ टन में हो रहा है। बुक में आप अपना नोट्स में देखते रहिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कुछ नहीं उत्पादन कर रहे हैं। फिर 1 करोड़ टन किए, 2 करोड़ टन किए, 3 करोड़ टन किए, 4 करोड़ टन किए, 5 करोड़ टन किए। इधर मशीन का उत्पादन, चावल का उत्पादन है, मशीन का उत्पादन कर रहे हैं, मशीन का उत्पादन ये हम लाख में कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरो, जो हम चावल का उत्पादन जीरो कर रहे थे, कुछ चावल का उत्पादन कुछ नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो उस समय में जीरो में मान के चलिए कि हम, ये माना हुआ है, मान के चलिए कि 30 लाख का मशीन बना रहे थे। लेकिन जब हम चावल 1 करोड़ टन उगाने लगे, तो निश्चित रूप से इसका कुछ हमको लागत काटना पड़ेगा, तभी उसको कर पाएंगे। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। तो मान के चलिए कि 28, फिर 2 करोड़ टन उगाने लगे, तो मान के चलिए कि 24 लाख का मशीन लगाने लगे, मशीन बनाने लगे। फिर 3 करोड़ टन जब उगाने लगे, तो मान के चलिए कि 18 लाख का मशीन बनाने लगे। फिर 4 करोड़ टन जब हम चावल बनाने लगे, तो मान के चलिए कि 10 लाख में मशीन बनाने लगे। और 5 करोड़ टन जब उगाने लगे तो जीरो हो गया। तो अब हम सीमांत, जो उसका सीमांत अवसर लागत जो चावल का होगा, है ना, चावल का जो सीमांत अवसर लागत जो होगा चावल का, क्या होगा? यहाँ पर जीरो होगा। यहाँ पर क्या होगा कि 30 में से 28 गया, कितना बचेगा बच्चों? 2। 28 से 24 गया, कितना बचेगा?
4, 24 से 18 6, 18 से 10 तो कितना हो जाएगा 8, 10 से 0 10। इस प्रकार से ये हो गया सीमांत अवसर लागत। समझ गए? तो इसका देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के इसी दर को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब अगला आज हम यहीं से समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है हम लोग देंगे तो उसमें उत्पादन संभावना वगैरह समझाएंगे और भी जो क्वेश्चन है उसको हम समझाएंगे। धन्यवाद।